सभी छात्र छात्राओं का हिंदी की कक्षा में एक बार पुनः स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछले दिनों जो भी कक्षाएं हिंदी की हुई थी उसमें आपको सबसे पहले आपके मेन कोर्स बुक और जो सहायक पुस्तिका है कृतिका और क्षितिज के बारे में बताते हुए आपको समझाने का प्रयास किया गया था कि आपका सिलेबस क्या है, आपकी पाठ्य पुस्तकें कौन सी हैं और किस रूप में हम लोगों को अपनी पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आगे बढ़ाना है। लेकिन और उसी क्रम में क्षितिज जो आपकी मेन कोर्स बुक है उसकी शुरुआत काव्य खंड से होती है और काव्य खंड का जो प्रथम पाठ था, पहला अध्याय था, वह महात्मा सूरदास के पद था जो सूरसागर से लिए गए थे। उस पाठ का अध्ययन हम लोगों ने किया। तत्पश्चात दूसरे पाठ के रूप में हम लोगों ने रामचरितमानस के श्री राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो गोस्वामी तुलसीदास जी की कृति है उसका अध्ययन किया गया, उसके बारे में पढ़ा गया, जानकारियाँ दी गई और साथ ही साथ आपको निर्देशित किया गया कि आप किताब से दोनों ही चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे, दोहराएंगे। इन पाठों के साथ जो प्रश्न दिए गए हैं, अन्य जो चीज़ें हैं उसका अभ्यास करेंगे और क्वेश्चन जो उसके साथ लगे हुए हैं उसका उत्तर रफ कॉपी पे लिखने का प्रयास करेंगे। वैसे आपको हर पाठ का नोट्स उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन आप यदि अभ्यास करते हैं अपने पढ़े हुए ज्ञान के आधार पर, यदि उसका नोट्स बनाते हैं तो यह आपकी तैयारी के लिए अच्छी बात होगी। तो इस प्रकार हम लोगों ने हिंदी की शुरुआत के जो काव्य खंड के 2 चैप्टर्स हैं उनका अध्ययन किया था और उसी क्रम में हमने बताया था कि अब इसके बाद आप सीधे चलेंगे अपने गद्य खंड की तरफ और गद्य खंड के 2 चैप्टर्स का अध्ययन करने के बाद हम कृतिका के एक चैप्टर को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर व्याकरण का चैप्टर पढ़ा जाएगा और इनके नोट्स तैयार किए जाएंगे और इस तरह से ये शेड्यूल चलेगा। इसी रूप में हम अपनी तैयारी करेंगे और हमारा एग्ज़ाम जो होगा उस लिहाज से हमारी तैयारी अच्छी होती चली जाएगी। तो आशा और विश्वास है कि आप उन निर्देशों का पालन कर रहे होंगे और घर पर बैठे हुए इस कोरोना महामारी की विभीषिका से बचने का प्रयास, अपने परिवारीजनों को बचाने का प्रयास, जो भी कोविड-19 से बचाव के उपाय हैं, जो गाइडलाइंस भारत सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा मिल रहे हैं, उनका पालन करते हुए आपका स्वस्थ रहना, आपके परिवारीजनों का स्वस्थ रहना इस समय प्राथमिकता है और आप ऐसा कर रहे होंगे, ये आशा और विश्वास है। इसके साथ ही साथ आपका समय और आपकी पढ़ाई दोनों व्यर्थ न हो, इसको ध्यान में रखते हुए जो CBSE बोर्ड की गाइडलाइन है उसके तहत आपको ऑनलाइन क्लासेज की सुविधा दी जा रही है। तो आप उसका लाभ उठा रहे होंगे और अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी, ऐसा हम विश्वास करते हैं। आइए चलते हैं काव्य खंड गद्य खंड की तरफ और गद्य खंड का जो पहला पाठ है नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश हिंदी गद्य के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक काफ़ी चर्चित नाम है, जो जिनके लगभग 13 कहानी संग्रह, मुख्य रूप से इनकी पहचान कथाकार के रूप में है, कहानीकार के रूप में है। इनके अब तक 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और उसके लिए उनको तमाम पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। तो स्वयं प्रकाश के बारे में संक्षिप्त जानकारी लेते हुए हम सीधे चलेंगे अपने शीर्षक की तरफ। पाठ 1 के रूप में नेताजी का चश्मा कहानी के माध्यम से आखिर लेखक हमें क्या संदेश देना चाहता है, क्या बताना चाहता है। लेकिन उससे पहले स्वयं प्रकाश के बारे में संक्षिप्त जानकारी
कि इनका जन्म सन 1947 ईस्वी में, यानी आपकी देश की आज़ादी के साल, इंदौर जो मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है, एक प्रमुख कस्बा है, उस इंदौर शहर में मध्य प्रदेश में 1947 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। आगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके इन्होंने एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी कर ली और अपनी आजीविका कमाने लगे। और नौकरी करते हुए, अपनी आजीविका कमाते हुए इन्हें अपने मध्य प्रदेश या इंदौर से दूर राजस्थान के एक कस्बे में काफ़ी दिनों तक, बहुत दिनों तक अपने नौकरी के क्रम में उनको रहना पड़ा। लेकिन आजकल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, यानी रिटायर्ड नहीं हुए थे लेकिन उस अपने पेशे से सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति जिसे सेल्फ रिटायरमेंट कहा जाता है, लेकर के भोपाल, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है, भोपाल में रहते हैं और वहीं साहित्य से जुड़े हुए वसुधा पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि स्वयं प्रकाश सन 1980 के दशक में उभरे हुए साहित्यकारों में से एक प्रमुख नाम है। 8वें दशक के जो समकालीन कहानी के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में इनकी ख्याति है। अब तक इनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कुछ प्रमुख जो संग्रह है उनका नाम मैं आपके सामने लेना चाहूँगा। सूरज कब निकलेंगे, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान, ये इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है। उन पुस्तकों के नाम हैं जिनमें इनकी छोटी बड़ी कहानियों को संकलित किया गया है। जबकि बीच में विनय और ईंधन बहुत ही चर्चित उपन्यास इनके हैं। तो इस तरह से इनके इन रचनाओं के लिए बनमाली पुरस्कार, पहल सम्मान, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार इत्यादि तमाम पुरस्कारों से, तमाम सम्मानों से इन्हें नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। वैसे इनकी पहचान मध्यम वर्गीय जो समाज है जिसमें हम और आप आते हैं, मध्यम वर्गीय जो समाज है उसके कुशल चितेरे के रूप में इनकी ख्याति है कि मध्यम वर्गीय समाज की पीड़ा को, मध्यम वर्गीय समाज के सुख दुख, हाव भाव, चाल चलन और जीवन शैली को मुख्य रूप से इन्होंने अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। अब बात करें नेताजी का चश्मा, जो कहानी स्वयं प्रकाश ने लिखी है, जिसका अध्ययन हमें करना है। नेताजी का चश्मा कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है, ये बताने से पहले आपको जानना है कि नेताजी का चश्मा शीर्षक का अर्थ क्या है। तो नेताजी एक ऐसा उपनाम जिससे भारत का बच्चा परिचित होता है। और हमें लगता है कि जब बच्चा छोटे कक्षाओं में पढ़ाई शुरू करता है तभी अपने उन महान क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में उनके नाम का जयकारा लगाने से लेकर तमाम तरह से उसको जानकारी दी जाती है। और ऐसे में मुझे नहीं लगता कि हमारे देश का कोई ऐसा बच्चा होगा, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो नेताजी के नाम से, हालांकि आज के ज़माने में बहुत सारे नेताजी उपलब्ध हैं, लेकिन नेताजी जो उपनाम है वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति का है और वो है सुभाष चंद्र बोस। इस देश का वह क्रांतिकारी, वह स्वतंत्रता सेनानी जिसने इस भारतवर्ष का प्रथम ICS अधिकारी होने का गौरव प्राप्त किया ब्रिटिश हुकूमत में, लेकिन नौकरी नहीं की, केवल ये दिखाने के लिए अंग्रेजों को कि हम भारतीयों के पास बुद्धि की कमी नहीं है, क्षमता की कमी नहीं है, योग्यता की कमी नहीं है, लेकिन हमें कुचल करके रखा जा रहा है, दबा के रखा जा रहा है। तो उन्होंने प्रथम ICS होने का, जिसको आज के ज़माने में IAS कहा जाता है, IPS कहा जाता है, उस प्रशासनिक परीक्षा को उस ज़माने में उन्होंने पास किया था। लेकिन देश की आज़ादी के क्रम में उनकी क्या भूमिका रही, किस प्रकार का योगदान रहा, इससे हम सभी परिचित हैं। तो नेताजी का चश्मा, नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस की अपनी एक छवि है, उनका अपना एक व्यक्तित्व है, उनका अपना एक आकार प्रकार है।
जिसमें हमेशा वो एक वर्दी पहने हुए पुलिस अधिकारी के रूप में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि उनके चेहरे पर एक चश्मा, उनके आंखों पर एक चश्मा हमेशा जो है दिखाई पड़ता है। और चश्मे के बिना सुभाष चंद्र बोस की जो तस्वीर है वह कुछ अधूरी सी जान पड़ती है। तो नेताजी का चश्मा जो उनकी एक पहचान भी है, जो उनके तस्वीर को पूरा करती है, समृद्ध बनाती है, नेताजी का चश्मा जो कहानी है वो सीधे सीधे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति से जुड़ी हुई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज आप देखते होंगे कि हमारे जो भी प्रमुख कस्बे हैं, जो भी प्रमुख शहर हैं, नगर हैं, महानगर हैं, वहाँ जिस भी चौराहे पर आप जाएंगे किसी न किसी स्वतंत्रता सेनानी की, किसी न किसी महापुरुष की मूर्तियाँ लगी होती हैं, ताकि हम आने वाली पीढ़ियाँ ये जान सके कि यह व्यक्ति कौन था, इसने हमारे देश के लिए क्या योगदान किया। उसकी कृति को अमर बनाए रखे जाने के उद्देश्य से इस तरह की मूर्तियाँ हर जगह लगाई जाती हैं और सरकार से लेके आम जनता तक उसके प्रति सम्मान का भाव रखती है। ये जो पूरी कहानी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उस एक मूर्ति के बारे में है जिस पर चश्मा नहीं है। यानी चश्मा तो है लेकिन पत्थर का नहीं है, मूर्ति पत्थर की है, उसका आकार प्रकार बिल्कुल नेताजी सुभाष चंद्र बोस के तस्वीर को पुष्ट करता है, लेकिन एक कमी उसमें है कि वह मूर्ति बिना चश्मे के, उस पर पत्थर का चश्मा नहीं है। यानी चश्मा, अब मूर्ति सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बिना चश्मे के क्यों है, इस भाव को लेकर, इस प्रश्न को लेकर जब लेखक उस मूर्ति और उस मूर्ति लगाने वालों और उस पूरे इलाके या कस्बे के बारे में जब जानकारियां जुटाता है, तो जो भी जानकारियां निकल करके आती हैं उसी को उसने अपनी लेखनी के माध्यम से हम सबके पास तक पहुंचाने का प्रयास किया है, जिसको नाम दिया नेताजी का चश्मा। यानी नेताजी की एक वह मूर्ति जिस पर चश्मा नहीं था, यानी रियल चश्मा तो था लेकिन रियल चश्मा था, पत्थर का बना हुआ चश्मा नहीं था। वो ऐसा चश्मा था जैसे हम और आप पहना करते हैं। और सबसे बड़ी बात की वह चश्मा अक्सरहा बदला करता था, कभी गोल चौकोर फ्रेम का चश्मा, कभी काले रंग का चश्मा, कभी गोगो चश्मा, कभी धूपी चश्मा, तमाम तरह के आकार प्रकार में जब भी लेखक उस इलाके में जाता नेताजी की मूर्ति का चश्मा बदला हुआ पाता। और उसी नेताजी की मूर्ति और चश्मे को लेकर के उसने जो विचार व्यक्त किए हैं उसी को नेताजी का चश्मा नामक पाठ के रूप में जाना जाता है, जो स्वयं प्रकाश की एक प्रसिद्ध कहानी के रूप में है और आपके सिलेबस में जुड़ी हुई है। इस कहानी का मुख्य भाव क्या है कि लेखक बताना चाहता है कि चारों ओर सीमाओं से घिरे हुए भूभाग का नाम ही देश नहीं है। देश बनता है उसमें रहने वाले लोगों से, चाहे वो मजदूर वर्ग यानी उस देश का आम आदमी ही क्यों न हो या बड़ा से बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, किसी भी देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों से, और केवल नागरिकों से नहीं बल्कि उन प्राकृतिक संपदाओं से, पहाड़, नदी, झरने, जंगल, ये वनस्पतियां, पशु पक्षी, यानी इन सब से और इन सब से प्रेम करने और इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही है देशभक्ति। लेखक ये भी कहता है कि देशभक्ति केवल दिखावे की चीज नहीं है और देशभक्ति प्रकट करने के लिए हमें फौज में या नेता बनने की जरूरत, फौज में जाने या नेता बनने की भी जरूरत नहीं है। किसी भी देश या कस्बे का हर वह व्यक्ति, किसी भी समाज का हर वह व्यक्ति,
चाहे वो मजदूर ही क्यों न हो, किसान ही क्यों न हो, अध्यापक हो, समाज के जिस भी वर्ग से वो आता है, यदि वो अपने कर्तव्यों को ईमानदारी के साथ करता है, यदि वो अपनी जिम्मेदारी समझता है और अपने देश और समाज के लिए थोड़ा सा भी त्याग करता है, तो वह एक सच्चा देशभक्त है। क्योंकि लेखक ये बताना चाहता है कि देश का निर्माण, देश बनता है उसमें रहने वाले लोगों से, पशु पक्षियों से, जानवरों से, पेड़ पौधों से, नदियों पहाड़ों, प्राकृतिक संपदाओं से, और उसकी सुरक्षा करना, उसका संरक्षण करना और उसे आगे बढ़ाने का काम ही देशभक्ति है। और देशभक्ति प्रकट करने के लिए दिखावे की जरूरत नहीं है। एक छात्र यदि ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करता है, एक छात्र का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है कि वो ईमानदारी से अपना विद्याध्ययन करे, अपनी पढ़ाई करे, क्योंकि आज के समय में उसका सबसे प्रमुख कर्तव्य अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। यदि वो अच्छे ढंग से पढ़ाई करके स्वावलंबी नहीं बनेगा, आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, तो फिर कल के समय में वह समाज और देश पर बोझ होगा, उससे देश और समाज का भला नहीं हो सकता। तो इसलिए उसकी सबसे जो पहली जिम्मेदारी है वो ये है कि वह ईमानदारी के साथ अपने विद्याध्ययन को पूरा करे, अपनी पढ़ाई को जारी रखे। और यदि वो ऐसा करता है तो वह एक सच्चा देशभक्त है। वो देशभक्ति भी प्रकट कर रहा है, क्योंकि जब वह आत्मनिर्भर होगा, जब वह स्वावलंबी होगा और पढ़ लिख कर योग्य हो जाएगा, तो उसका विकास होगा और उसके विकास के साथ उसके देश और समाज का विकास जुड़ा हुआ है, जो स्वतः अपने आप होता चला जाएगा। एक किसान यदि ईमानदारी से अपने खेतों को बोता है, जोतता है, अन्न उपजाता है, तो वह एक सच्चा देशभक्त है, क्योंकि उसके अन्न उपजाने से न जाने कितने तरह के जीव जंतुओं से लेकर के लोगों का कल्याण होता है। तो कहने का मतलब ये कि देशभक्ति दिखावे की चीज नहीं है, और देशभक्ति प्रकट करने के लिए हमें नेता या फौजी होना जरूरी नहीं है। हम जिस रूप में हैं, जहाँ हैं, वहाँ रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों का निभाते को पूरा करते हुए हम एक सच्चे देशभक्त हो सकते हैं, यह बताता है लेखक। और नेताजी का चश्मा जो कहानी है, कैप्टन चश्मे वाला जो एक वृद्ध व्यक्ति है, जो एक निर्बल और कृशकाय बूढ़ा व्यक्ति है, उसी के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करने का प्रयास किया है स्वयं प्रकाश ने, और दिखाने का प्रयास किया है कि किसी भी देश या समाज में रहने वाला हर वो व्यक्ति जो अपने देश और समाज के भलाई के लिए थोड़ा सा भी त्याग करता है, देश और समाज के कल्याण के लिए, उसके विकास के लिए, उसके सम्मान में थोड़ा सा भी त्याग करता है, तो वह बहुत बड़ा देशभक्त है, वो सच्चा देशभक्त है। और हर व्यक्ति, किसी भी देश या समाज का हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से निश्चित रूप से अपने देश और समाज के लिए कोई ना कोई योगदान करते हैं। कहानी यह भी बताती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। यानी एक बच्चा भी देशभक्त हो सकता है यदि वो ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करता है। तो कहने का मतलब क्या कि नेताजी का चश्मा नामक पाठ के माध्यम से लेखक ये बताना चाहता है कि किसी सीमाओं से घिरे हुए भूभाग का नाम ही देश नहीं है, बल्कि देश बनता है उसमें रहने वाले लोगों से, नागरिकों से, पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से, प्राकृतिक संपदाओं से, और इनका संरक्षण करना, इनका संरक्षण करते हुए इनके विकास की बात सोचना एक सच्ची देशभक्ति है। और सच्चा देशभक्त होने के लिए नेता होना या फौजी होना जरूरी नहीं है। हम जिस स्तर पे हैं, जहाँ हैं, हम वहीं से ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए चाहें तो अपनी देशभक्ति प्रकट कर सकते हैं। और जैसा कि शुरू में ही हमने बताया था कि नेताजी का चश्मा जो पूरी कहानी है
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति के बारे में है और उस पर लगे हुए एक रियल चश्मे के बारे में है जो एक छोटे से कस्बे में स्थापित है। लेखक हालदार साहब के एक चरित्र का उद्घाटन करता है जहां हालदार साहब स्वयं लेखक है। लेखक ने ही अपने को हालदार साहब के रूप में चित्रित किया है जो अपने कंपनी के काम के सिलसिले में हर 15वें दिन एक छोटे से कस्बे से होकर के गुजरता है। जब पहली बार वह कस्बे से होकर गुजरता है तो कस्बा कैसा है? ज़्यादा विकसित कस्बा नहीं है, छोटा कस्बा है, लेकिन उसके चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी है। उस पर उसका ध्यान जाता है, वह मूर्ति को देखता है। मूर्ति हर तरह से ठीक ठाक दिखती है, लेकिन उसका ध्यान जाता है कि मूर्ति पर तो पत्थर की है लेकिन इस पर चश्मा रियल है, यानी चश्मा पत्थर का नहीं है बल्कि रियल चश्मा उस मूर्ति पर पहनाया गया है। तो उसके मन में ये ख्याल आता है कि भाई यह भी आइडिया ठीक है कि मूर्ति भले पत्थर की है लेकिन चश्मा रियल है। और वहीं से इस पूरे पाठ की शुरुआत होती है। उसके मन में विचार आता है कि आखिर क्या कारण है, और उस कारण को जानते हुए जो जानकारियाँ और जो भाव उसने हम और आपके बीच रखा है, उसी को नेताजी का चश्मा नामक पाठ के रूप में हमें पढ़ना है, जानना है। तो ये संक्षिप्त सारांश रहा इस पाठ का। अब आप किताब लेकर के बैठ जाएंगे और अगली कक्षा में हम इसके एक एक पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे और एक एक पैराग्राफ को पढ़ते हुए उसके अर्थ को, उसकी व्याख्या को आपके सामने रखने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।